स्वागत है बच्चों आपका इस इतिहास की कक्षा में। यहाँ पर मैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। बच्चों, समय के साथ साथ हमारी संस्कृति और परंपराएं बदलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई कारण होता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं दिवाली को लूँ, पहले दिवाली सेलिब्रेशन का जो तरीका था वो अलग था, अब अलग है। पहले होली सेलिब्रेशन का तरीका था वो अलग है, अब अलग है, पहले अलग था। यानी कि जितने भी फेस्टिवल थे, हालांकि मूल में तो एक ही सिद्धांत हैं, लेकिन उनको सेलिब्रेट करने का तरीका बदल चुका है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो हमें यहां पर चर्चा में लाने होंगे। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं, 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। और आपको मालूम है, जो भी कल्चर, जो भी सभ्यता वो डेवलप होती है, वो मेजोरिटी में होती है। तो शहर के जो लोग थे, वहाँ पर एक शहरी संस्कृति यानी नगरीय संस्कृति डेवलप हो रही थी। और नगर के लोग यह सोचने लगे थे कि वो गांव के लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और गांव के लोगों की तुलना में ज़्यादा सभ्य लोग हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्लोरेंस की, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये उस समय कला और विद्या के केंद्र बन गए। यहाँ पर जो राजा थे और चर्च से उन्हें थोड़ा स्वायत्तता भी मिल गई, नगर कला और ज्ञान के बिल्कुल एक टाइप से हब बन गए। जितनी भी सिटी थी, अगर माना कला और संस्कृति अगर कहीं पर थी तो वो थी नगर। ठीक है। प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि दूर दराज के संस्कृति कला के बारे में अब हम पुस्तकों में पढ़ने लगे, पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में भी एक इतिहास की समझ विकसित होने लगी। लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनान और रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। ठीक है। 14वीं शताब्दी में यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक दस्तावेज या प्रिंटिंग मैटर्स या चित्र, मूर्तियां, भवन, ये सब जानकारी देने के लिए काफ़ी थी। जो यूरोप और अमेरिका के जो अभिलेखागार थे, ठीक है, कला चित्रशाला और संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए थे। तो वहाँ से इनके बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी ये लोग लेने लगे। 19वीं सदी के इतिहासकारों में जैसे रेनेसां है, तो रेनेसां का मतलब होता है कि एक पुनर्जन्म, कुछ चीज़ें जो खो गई थी उनको दोबारा प्रयोग में लाया जाने लगा, जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तन को बताता है। अब स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब वर्कहार्ट ने इस पर बहुत बल दिया कि वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रॉके के विद्यार्थी हैं। रॉके ने उन्हें यह बताया कि इतिहास का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। ध्यान रखना है। पर वर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से। अगर आप राजनीति के पक्ष को ही लेकर चलें तो यह बात गलत होगी। राजनीति और संस्कृति दोनों से मिलकर ही इतिहास बना हुआ है। 1860 में वर्कहार्ट ने एक सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक एक पुस्तक लिखी, सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां। इसमें उन्होंने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और बताया कि 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने ये भी लिखा है
कि यह संस्कृति एक नए विश्वास पर आधारित थी और व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने में और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ थे। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। अब इटली के नगरों में, इटली में नगर कैसे डेवलप होने लगे? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं बच्चों, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत यानी इंटीग्रेट गवर्नमेंट नहीं थी। जो रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सब कुछ था, समस्त यूरोपीय राजनीति के लिए इतना मजबूत नहीं था। अपने घर में ही था वो, बाहर नहीं था। एक अरसे से पश्चिम यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और जो लैटिन चर्च के नेतृत्व में उसका एकीकरण हो रहा था। इस समय पूर्वी यूरोप वाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम के इस्लाम का साझी सभ्यता का निर्माण कर रहे थे। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्राप्त की। अब हम थोड़ी सी आपको एक चीज और बताएं। वाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देश के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। जैसा हमारे यहाँ चलता है ना, खानदानी कोई दुकान है, वो छोड़ी पड़ी है, उसमें घास उगी हुई है, लेकिन जब 3-4 पीढ़ी बाद बेटे को लगता है तो फिर उस घास को काट कूट के उसमें शोरूम बना देता है। तो ये उस दुकान का एक टाइप से पुनर्जीवन हो गया। तो उसी टाइप से जो इटली के तटवर्ती बंदरगाह थे वो भी पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार करना आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला और इटली के नगरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और वे अपने आप को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग, ठीक है, के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्य का एक समूह मानते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला है वेनिस और दूसरा जिनेवा है। ठीक है, वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहां पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर में धनी लोग रहते थे, महाजन लोग रहते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। और जब नागरिकता की भावना पनपने लगी तो लोगों को लगने लगा कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो गांव से हटकर है। थोड़ा सा मैं नगर राज्य के बारे में एक और चीज को बताऊं। नगर राज्य, अगर हम कार्डिनल गैस्पारो कोंतारिनी ने अपने ग्रंथ कॉमनवेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में अपने नगर राज्य को एक लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हमारे वेनिस में जो संयुक्त मंडल यानी कॉमनवेल्थ की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का जो संपूर्ण अधिकार था, समझ रहे हैं, जो नगर का संपूर्ण अधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में था जिसे 25 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी संभ्रांत युवक मिलकर चलाते थे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग के, जिसके हाथ में संयुक्त मंडल की शासन की बागडोर है, शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां और उपद्रव थे। ठीक है, जहां की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव था, इसलिए कुछ लोगों के विचार इस से अलग थे। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। माना आपके चाचा ने ताऊ से पैसे लिए या आपके पापा से पैसे ले लिए, राइट? अब आपके पापा डायरेक्ट आपके चाचा से पैसे मांगे और कहीं भिड़ गए दोनों, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमेशा के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पैसे मांगने के लिए आपका सहारा लिया। आपसे कहा कि बेटा चाचा से पैसे मांग लो। अब उसमें क्या होगा कि भतीजे के साथ अगर चाचा भिड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा?
कोई बात नहीं जाएगी। पापा जी कह देंगे अरे तुझे भेड़ने की क्या ज़रूरत थी, मैं था तो सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरे पास नहीं है तो दे देना, बाद में दे देना, रिश्ते बने रहेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट जो हेड है वो उस पार्टी से मिल जाएगा और उनके रिश्तों में खटास आ गई तो फिर सबका रिश्ता खराब हो जाएगा। 14वीं और 15वीं शताब्दी के बारे में अगर हम डेट की बात करें तो 1300 में है, इटली के पदुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, 1341 में पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1390 में जेफी चौसर को कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन किया, कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन किया, इसको भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। और 1436 में ब्रुनलेस ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया। और 1492 आपको पता है कोलंबस जो थे अमेरिका पहुंचे थे। उसके 1495 में लियोनार्डो दा विंसी द लास्ट सपर का चित्र बनाया था उन्होंने, लास्ट सपर माना अंतिम भोजन का चित्र बनाया था उन्होंने। और उसके बाद 1512 में माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल को छत पर चित्र बनाए थे। विश्वविद्यालय और मानवतावाद क्या है, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुआ था, ध्यान रखना सबसे पहले। और 11वीं शताब्दी में पदुआ और जो बोलिविया विश्वविद्यालय के विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र बन गए थे। यहाँ पर जो लीगल सब्जेक्ट की स्टडी होती थी। इसका कारण था कि इन नगरों में प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। तो जब वहाँ पे वाणिज्य मतलब जहाँ पे जैसा काम था उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर विश्वविद्यालय भी सेटअप किए गए। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय सब्जेक्ट बन गया था। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ाया जाने लगा। फ्रांसिस पेट्रार्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते थे। पेट्रार्क के लिए पुराकाल का एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानी और वास्तविक शब्दों के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो इस शिक्षा कार्यक्रम में ये बात अंतर्निहित है कि बहुत कुछ जानना बाकी है और हम केवल धार्मिक शिक्षण से सब कुछ नहीं सीखते। नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। ठीक है, और उसके बाद 15वीं शताब्दी के शुरू से दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण या अलंकार या कविता, इतिहास और नीति शास्त्र या दर्शन पढ़ाते थे। जो लैटिन शब्द जो ह्यूमैनिटस, जिसे ह्यूमैनिटीज शब्द बोला है ना, ये शताब्दियों से पहले रोमन के वकील तथा निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। ह्यूमैनिटीज का मतलब एक संस्कृति थी जिसे आप पढ़ रहे हैं। ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद में विकसित होता था। चलो आगे हम इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे दूसरे वीडियो।